नमस्ते। मैं राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय की प्रवक्ता अंजू जांगेड़ आज आप लोगों का इस नए वीडियो में मैं फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने कई टॉपिक्स को क्लियर किया है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परिवार, जो कक्षा बीएड सेकेंड ईयर की कक्षा यूनिट सेकेंड का वह शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर का टॉपिक है। तो आइए हम बात करते हैं कि परिवार क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि परिवार, अगर हम एक सामान्य बात करते हैं तो हम किसी भी बच्चे से अगर ये पूछें कि परिवार क्या होता है, तो बच्चा जल्दी से जवाब देगा कि जिस घर में हम रहते हैं वो हमारा परिवार है। परिवार मतलब फैमिली है। तो ये तो एक सामान्य बात हो गई है। लेकिन अगर हम परिवार की वैसे बात करते हैं तो परिवार का अर्थ वही आता है। तो परिवार क्या है? एक ऐसी संस्था है जो सभी समाजों में पाई जाती है, इसलिए इसे सार्वभौमिक संस्था भी माना जाता है। जब साम्यवाद की अवस्था थी, परिवार आदिम समाज में नहीं पाया जाता था, लेकिन परिवार की उत्पत्ति के बाद से ही व्यक्तिगत दायरे की शुरुआत हुई, क्योंकि परिवार समाज की एक छोटी इकाई के रूप में विकसित हुआ, जहां व्यक्तिगत रूप से कुछ एक वस्तुओं तथा व्यक्तियों पर अपना व्यक्तिगत अधिकार का अस्तित्व शुरू हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परिवार का अर्थ क्या होता है। परिवार का अर्थ, यह एक सार्वभौमिक संस्था मानी जाती है। यह एक इकाई है जिसमें माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, चाचा चाची, भतीजे, पुत्र पुत्री, दादा दादी जैसे संबंध पाए जाते हैं। मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि अगर किसी छोटे बच्चे से भी हम पूछते हैं कि परिवार क्या होता है, तो बच्चा जल्दी से देगा जवाब कि परिवार तो वह होता है जिसमें मम्मी पापा होते हैं, चाचा चाची होते हैं, दादा दादी होते हैं और भतीजे होते हैं, पुत्र पुत्री होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? परिवार। तो ये एक छोटी सी इकाई है जिसमें ये सब लोग मिलके एक परिवार का निर्माण करते हैं। तो अब मैं ये बात करना चाहूँगी कि परिवार शब्द कहाँ से आया। तो परिवार के लिए अंग्रेजी में फैमिली शब्द आता है। परिवार के लिए अंग्रेजी में फैमिली शब्द आता है, जो किससे संपन्न है? फैमलस से। अब आप पूछोगे फैमलस का अर्थ क्या होता है? तो फैमलस का अर्थ क्या होता है? नौकर। परिवार की परिभाषाएं, जिसमें पहले डेफिनेशन हमारी जाती है मैकाइवर तथा पेज के अनुसार। परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से लैंगिक संबंध पर आधारित होता है तथा जो इतना स्थायी होता है कि इसके द्वारा बालकों के जन्म तथा पालन पोषण की व्यवस्था हो जाती है। परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से लैंगिक संबंधों पर आधारित होता है। वो इतना स्थायी होता है कि बालकों के जन्म, उनका पालन पोषण की व्यवस्था उसी परिवार में होती है। आगे डेफिनेशंस हैं किंग्सले डेविस के अनुसार। इन्होंने बताया था कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें सहगोत्रता के संबंध होते हैं, जो एक दूसरे के संबंधी होते हैं। सहगोत्रता मतलब इसमें गोत्रों के माध्यम से संबंध होते हैं, जो एक दूसरे के क्या होता है? संबंधी होते हैं। ऑर्गवन तथा निमकॉफ के अनुसार परिवार स्त्री और पुरुष की बच्चों सहित या बच्चों रहित अथवा मात्र बच्चों सहित पुत्र की अथवा मात्र बच्चों सहित स्त्री की एक कम या अधिक स्थायी समिति है। बिल्कुल, परिवार में स्त्री और पुरुष अगर बच्चों सहित है या बच्चों रहित है अथवा मात्र बच्चों सहित पुरुष की अथवा मात्र बच्चों सहित स्त्री की एक कम या अधिक स्थायी समिति है, तो वह क्या होता है? परिवार।
परिवार की विशेषताओं की बात करते हैं कि परिवार की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो पहला हमारा है लैंगिक संबंध। लैंगिक संबंध, जब किसी की शादी होती है और वो बहू बन के आती है तो वो उस परिवार का सदस्य हो जाती है। तो परिवार एक ऐसी स्थायी समिति है जिसमें पति पत्नी को परिवार का आधार माना जाता है। इसके बिना परिवार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। वंश को आगे बढ़ाना परिवार का प्रमुख कार्य है। परिवार कैसे आगे बढ़ता है? जब बच्चे होते हैं और वंश आगे बढ़ता है तो परिवार का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है वंश को आगे बढ़ाना। तो दोनों पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं। किसी का भी योगदान कम या अधिक नहीं होता है, बल्कि दोनों का साथ में योगदान रहता है। फिर आता है रक्त संबंध। रक्त संबंध, जो भी बच्चा पैदा होता है उनमें आपस में और माँ बाप में जो रक्त संबंध पाया जाता है तो वह होता है रक्त संबंध। परिवार की एक विशेषता ये भी होती है कि परिवार में सिर्फ वही इंसान इंक्लूडिंग होता है जो कि रक्त संबंध से रिलेटिव हो। जब माता पिता के द्वारा कोई संतान की जाती है तो वो उन्हीं का रक्त होता है, तो रक्त संबंध आराम से बनता है, तो वो हमारे परिवार की श्रेणी में आता है। निश्चित निवास स्थान। निवास स्थान लगभग निश्चित ही होता है, परंतु कुछ एक दशाओं में जैसे नौकरी के लिए दूसरी जगह चले जाना, उसके कारण परिवार समाप्त नहीं हो सकता। बिल्कुल मान लीजिए कि अगर कोई भी बच्चा अगर उसकी जॉब बाहर लग जाती है तो वो परिवार की विशेषताओं में आता है। हो सकता है कि वो बाहर रहता हो लेकिन वो एक परिवार का सदस्य बन जाता है। तो इसके अगर वो अलग जगह बसता है तो परिवार कभी समाप्त नहीं होता है। आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा से हमारा तात्पर्य यह है कि परिवार में श्रम विभाजन होता है। इसी विभाजन के फलस्वरूप विभिन्न सदस्यों को कई प्रकार की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं और इसी जिम्मेदारी के आधार पर उनकी परिवार में स्थिति तय हो जाती है। पुरुष और महिला लैंगिक असमानता का जन्म इसी श्रम विभाजन के फलस्वरूप ही होता है। स्त्रियों को खाने पीने की व्यवस्था और घर का प्रबंधन करने का कार्य दिए जाने के कारण उनको घर की चार दीवारी में ही रहना पड़ता है। बिल्कुल परिवार में श्रम विभाजन होता है और श्रम विभाजन में तब कई जिम्मेदारियां विभिन्न प्रकार के सदस्यों को बांट दी जाती है और वे इसी जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग परिवार की स्थिति क्या करते हैं, तय हो जाती है। तो परिवार की स्थिति क्या हो जाती है, इसमें तय हो जाती है। आगे हम बात करते हैं सभ्यता और संस्कृति का सहवाहक। परिवार ही सभ्यता और संस्कृति का सहवाहक माना जाता है। इसी भूमिका में स्त्रियों को ज़्यादा रखा गया और तरह तरह के अनुष्ठानों, व्रत, पूजा पाठ, संस्कार आदि के लिए स्त्रियों को जिम्मेदार बनाया गया, जिसके कारण महिलाओं को परंपरागत रूप से कार्य करना पड़ रहा है। बिल्कुल परिवार की अगर हम स्थापना की एक बात करते हैं कि परिवार का निर्माण कैसे होता है, तो पुरुष कभी अकेला परिवार का निर्माण नहीं कर सकता। उसे एक स्त्री की ज़रूरत होती है। जब स्त्री आती है तो एक परिवार बनता है और वह स्त्री सभी कार्य करती है। तरह तरह के जो अनुष्ठान होते हैं, व्रत होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, संस्कार होते हैं आदि में स्त्रियों को जिम्मेदार बनाया गया है, जिसके कारण महिलाओं को परंपरागत रूप से ये आज की मान्यता ही नहीं है, ये पुरानी सदियों से चली आ रही है कि हमेशा स्त्रियों को ये चीज़ें करनी पड़ती है और वह परंपरागत रूप से भी कार्य करती रहती हैं। आगे हैं भावात्मक आधार। प्रेम, दया, ममता, सहयोग आदि भावनाओं को एक महत्वपूर्ण आधार देता है परिवार। सभी बच्चे परिवार से ही इन भावनाओं को सीखना प्रारंभ करते हैं। भावात्मक आधार की बात करते हैं तो बिल्कुल एक महिला होती है जो प्रेम से, दया से, ममता से, सहयोग से आदि भावनाओं का महत्वपूर्ण आधार देती है परिवार को। जब सभी बच्चे परिवार में इन्हीं भावनाओं को सीखने का
प्रारंभ करते हैं। जब बच्चे अपनी मम्मियों को, अपने पापाओं को देखेंगे कि वह इस तरीके से कर रहे हैं तो वो इन भावनाओं को सीखेंगे। बच्चे हमेशा अपनी माँ से ही सीखते हैं या अपने पापा से सीखते हैं। जब बच्चे इन चीज़ों को देखेंगे तो बच्चे इन भावनाओं को सीखना क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। परिवार वास्तविक सदस्यों से मिलकर बनता है। बिल्कुल ऊपर मैंने आपको बताया था कि परिवार हमेशा वास्तविक सदस्यों से मिलकर बनता है। परिवार में अपने रक्त संबंध और शादीशुदा लोग भी शामिल होते हैं। बाहर का कोई भी सदस्य इसकी सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता। परिवार की सदस्यता कौन प्राप्त करेगा? जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि कोई भी बहू आती है, तब जब वह अपने पति से जुड़ती है तब वह उस परिवार का निर्माण करती है, और जब उनकी कोई संतान होती है तो पूरा परिवार का प्रारंभ या आरंभ करना शुरू कर देती है। तो इसमें कोई भी जो बाहर का सदस्य होता है वो इसकी सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता। सामाजिक सुरक्षा। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। बिल्कुल करते हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में पुरुष महिलाओं की रक्षा करते हैं और उन्हें समाज के अन्य लोगों से बचाते हैं। इसी सामाजिक सुरक्षा के कारण पुरुषों का वर्चस्व कायम हो गया और स्त्रियां पुरुषों पर निर्भर हो गई है। जब परिवार की एक सदस्यता मिल जाती है तो महिलाओं की रक्षा परिवार के द्वारा की जाती है, वो भी खासकर पुरुषों के माध्यम से, और वे समाज के अन्य लोगों से उन्हें बचाते हैं। तो परिवार की एक जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वह यह भी है, सामाजिक सुरक्षा। आगे हम बात करते हैं भारत में परिवार के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। पहला मैं आपको बताना चाहूँगी संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर हम देखते हैं तो संरचना के आधार पर परिवार का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। पहला प्रकार है एकल या नाभिक परिवार। दूसरा आता है संयुक्त परिवार जिसको हम कहते हैं जॉइंट फैमिली, और विस्तृत परिवार। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी एकल या नाभिक परिवार। जैसे कि आप लोगों को नाम से ही या कह सकते हैं शब्दों से ही पता चल रहा है कि एकल या नाभिक परिवार होता है परिवार का सबसे छोटा रूप, जिसमें क्या होता है, एक पुरुष होता है और एक स्त्री होती है। तो इसको हम बोलते हैं एकल या नाभिक परिवार। उसमें घर का कोई भी अन्य सदस्य या अन्य रिश्तेदार सम्मिलित नहीं होता है और बच्चे भी अविवाहित रहने तक ही सम्मिलित किए जाते हैं। अगर मैं इसकी विस्तृत थोड़ी चर्चा करती हूँ तो एकल जो परिवार है या जो नाभिक परिवार है वो परिवार का सबसे छोटा रूप है, जो एक पुरुष, उसकी पत्नी और उस पर आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके बच्चे। उसमें अन्य रिश्तेदारों को सम्मिलित नहीं किया जाता है और बच्चे भी जब तक उनकी शादियाँ नहीं होगी तब तक वो क्या रहेंगे, उसमें सम्मिलित रहेंगे। तो एकल या नाभिक परिवार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एकल या नाभिक परिवार जिसमें एक पति पत्नी और उसके बच्चे होते हैं सिर्फ, और बच्चे भी कौन से, जो अविवाहित हो, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो वह एकल या नाभिक परिवार में गिने जाएंगे। ठीक है। अब मैं बात करूंगी कि इस तरह के परिवार विशिष्ट रूप से भारतीय समाज में पाए जाते हैं, मॉडर्न यूरोपियों में पाए जाते हैं, मॉडर्न परिवार जो होते हैं वहाँ पे, और इसके साथ कुछ आदिवासी समाज जैसे संथाल, उराव में पाए जाते हैं। आदिवासी समाज संथाल और उराव में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार बहुत बड़ा परिवार होता है जिनमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ एक ही घर में रहते हैं, जिनके एक ही रसोई होती है और उस रसोई में वो खाना बनाते हैं, खाते हैं और सामूहिक रूप से पूजा में भाग लेते हैं। परस्पर एक दूसरे से किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। तो संयुक्त परिवार कौन सा होता है, जिसमें कि 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ में रहते हैं, एक ही रसोई में खाना बनाते हैं,
खाना खाते हैं, सामूहिक रूप से पूजा में भाग लेते हैं और वे किसी न किसी संबंध से जुड़े रहते हैं। और हिंदू समाज में हिंदू संयुक्त परिवार सबसे एक अच्छा उदाहरण है। जैसे एक राइटर थे जेडी मैन ने अपनी पुस्तक थी उनकी हिंदू लॉ एंड कस्टम में उन्होंने मालाबार के नायरो में प्रचलित संयुक्त परिवारों जिन्हें थारवाड़ कहते हैं उस संयुक्त परिवार का श्रेष्ठ उदाहरण माना है। इन्होंने बताया मालाबार के नायरो में प्रचलित, वापस मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, मालाबार के नायरो में प्रचलित संयुक्त परिवारों को थारवाड़ कहते हैं। मालाबार के नायरो में जो संयुक्त परिवार होता है उसे हम थारवाड़ कहते हैं और वो संयुक्त परिवार का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। आगे मैं बात करती हूँ विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार वे होते हैं जो एकल परिवार में पति या पत्नी के पक्ष के या दोनों पक्षों के रिश्तेदार उनके साथ रहते हैं, तो ऐसे परिवारों को विस्तृत परिवार कहते हैं। भारत की पितृ या पुरुष सत्तात्मक समाज में ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं। जो एकल परिवार मतलब जिसमें पति और पत्नी और उसके बच्चे हों, अगर पति पत्नी से रिलेटिव दोनों पक्षों के रिश्तेदार अगर उनके साथ रहते हैं तो ऐसे परिवार को हम क्या बोलते हैं? विस्तृत परिवार। और ये भारत के पितृ या पुरुष सत्तात्मक समाज में ऐसे परिवार हमें देखने को मिलते हैं। तो संरचना के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किए गए थे, एकल या नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। आगे मैं बात करती हूँ निवास के आधार पर परिवार, जिसमें पहला है मेरा पितृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार ऐसे परिवार है जहाँ स्त्री शादी के बाद में अपने पति के घर पर उसके माता पिता के साथ रहने लगती है, तो उसे हम बोलते हैं पितृस्थानीय परिवार। और ऐसे परिवार कहाँ पाए जाते हैं? हिंदुओं में, मुसलमानों में, खरिया, भील तथा कई पितृवंशीय परिवारों में पाए जाते हैं। एक बार वापस मैं बताऊंगी कि ऐसे परिवार कहाँ मिलते हैं? हिंदुओं में, मुसलमानों में, खरिया और भील और कई पितृवंशीय परिवारों में। जहाँ पर जिस स्त्री की शादी हो जाती है वह अपने पति के घर में रहने लगती है, साथ में उसके माता पिता होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पितृस्थानीय परिवार। बात करते हैं मातृस्थानीय परिवार की। इस प्रकार के परिवारों में पति पत्नी के घर उसके माता पिता के साथ रहने लगता है। और एग्जाम्पल है खासी और गोरो जनजाति में ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं। जिसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे मातृस्थानीय परिवार, जैसे मातृस्थानीय से पता लग रहा है कि पति पत्नी के घर पर उसके माता पिता के साथ जब रहने चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं मातृस्थानीय परिवार। और एग्जाम्पल है खासी और गोरो जनजाति के परिवार। आगे बात करती हूँ नव स्थानीय परिवार। ऐसे परिवार जिनमें पति पत्नी शादी के बाद में न तो पति के घर वालों के साथ और न ही पत्नी के घर वालों के साथ रहते हैं, बल्कि वे अपना एक अलग नया घर बनाकर रहते हैं। तो आधुनिक बंगाल और कुछ आदिवासी समाज में ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं। मतलब जहाँ पर पति पत्नी ना तो अपने माँ बाप के घर रहते हैं और ना ही लड़की के माँ बाप के घर रहते हैं, वो अपना एक अलग से आवास बनाकर, मतलब अपना अलग से घर बनाकर वहाँ पर रहते हैं, उसको बोलते हैं हम नव स्थानीय परिवार। आगे मैं बात करना चाहूँगी मातृ पितृ स्थानीय परिवार। मातृ पितृ स्थानीय परिवार वे परिवार जिसमें नवविवाहित दंपति के रहने में कोई बाध्यता नहीं रहती है, वे किसी के भी पति या पत्नी माता पिता के साथ रह सकते हैं, इसलिए ऐसे परिवारों को मातृपितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। मातृपितृ स्थानीय परिवार मतलब जहाँ पर नवविवाहित जो दंपति होते हैं उनको कोई बाध्यता नहीं रहती, वो चाहे तो वो लड़की के घर रह सकते हैं या फिर लड़के वालों के घर रह सकते हैं। आगे बात करते हैं मामा स्थानीय परिवार की।
वे परिवार जिसमें शादी के बाद में पति पत्नी पति के मामा के घर रहने लगते हैं। पति के मामा के घर रहने लगते हैं तो मामा स्थानीय परिवार कहलाते हैं। और ऐसे लोग भारत के दक्षिण में नायरों में ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं। भारत के दक्षिण में नायरों में ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं। तो निवास के आधार पर जो परिवार थे वो 5 प्रकार के थे। पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नवस्थानीय, मातृ पितृस्थानीय परिवार और मामा स्थानीय परिवार। आज की वीडियो में इतना ही। और जब नेक्स्ट वीडियो मतलब कल जो हम वीडियो लाएंगे उसके अंतर्गत हम आपको परिवार के और जो विभिन्न प्रकार हैं उनका वर्णन करेंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि समाजीकरण प्रथाओं में विभिन्न परिवारों की भूमिका क्या होती है